सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जैकबोर्ड क्लास 9 का मॉडल शीट। और इसमें हम यार साइंस का देखने वाले हैं। इसमें लगभग 300 से प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। कम से कम इससे 80% मैच कर जाएगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। तो अगर आप ये पूरे प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही से कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले देखो, ये कुछ मॉड्यूल रहने वाला है जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज। जैसे हमारे आसपास के पदार्थ, इससे 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 6 नंबर रख के रहेंगे। इस तरह से ये कुछ मॉड्यूल है जिसको आप देख लो, ऐसे मतलब चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो यार, डायरेक्टली अब हम एक एक करके मॉडल सेट को देखते हैं। ये कुल मिलाकर के 300 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला मॉडल सेट 1 में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ है यार कि त्वरण। त्वरण क्या है? इसमें से दिया है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले यार ये जानो कि त्वरण क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है। और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस ऑप्शन में है? तो ये मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें से यार ये एक चीज़ ये भी याद रखना कि ये बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। जहाँ पे v क्या होता है? v होता है अंतिम वेग और u होता है प्रारंभिक वेग और t होता है समय। तो त्वरण निकालने दे तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हो। अब देखो, आगे क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। तो देखो, जो यंत्र लगा होता है जो दूरी को मापता है उसको बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। दूरी को मापने वाले को बोलते हैं ओडोमीटर। और अगर यहाँ पर दे कि चाल को मापने वाला क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीडोमीटर। और तापमान मापने को बोले तो लगा देना थर्मामीटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन समीकरण है? तो आपको पता होना चाहिए यार कि गति के जो हैं वो 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। एक तो होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस में ए टी। और दूसरा हो जाता है s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो ये कुछ फॉर्मूला है गति का समीकरण, ये इसको याद रखना। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या दिया है? v बराबर u प्लस ए टी, जो कि हमने पहला बताया, तो ये पहला नंबर का ही सही हो जाएगा। बाकी बात ये सब जो है घुमा करके दिया है तो ये सब रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसको याद रखना यार कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोलते हैं संवेग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? संवेग, जो कि होता है p बराबर, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। जहाँ पे p हो गया संवेग और m हो गया मास और v हो गया वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान और वेग। और इसमें से और क्या पूछ सकता है? तो ये एक कैसी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि होती है। और इसका अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो देखो, यहाँ पे दिया है मास। मास का क्या होता है? केजी होता है। और फिर वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? तो एक चीज याद रखना यार कि जड़त्व जो होता है ना वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो द्रव्यमान पर। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसी का जड़त्व सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे दिया है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। तो बताओ इनमें से सबसे भारी कौन हो जाएगा? साइकिल, कार, बस या रेलगाड़ी? तो डेफिनेटली यार जो रेलगाड़ी होता है वो सबसे बेसी भारी होता है, सबसे ज़्यादा भारी होता है। तो क्या कौन सा हो जाएगा? रेलगाड़ी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? तो ये जो नियम है गति का तृतीय नियम है। ये क्या कहता है? जैसे मान के चलो यहाँ पे एक दीवार है, एक बॉल को हम यहाँ से फेंकेंगे तो जितना तेजी से मारेंगे उतना तेजी से वो वापस भी आएगा। इसको बोलते हैं न्यूटन के गति का थर्ड लॉ। और अगर प्रथम नियम की बात करें तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम को ही जड़त्व नियम कहते हैं। मतलब स्थिर कोई वस्तु रहता है तो वो क्या करता है? अपनी विरामावस्था या गतियावस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है।
द्वितीय नियम में क्या आता है, तो द्वितीय नियम में संवेग संरक्षण का नियम आ गया, जो कि असंतुलित बल के समानुपाती होता है। और इसमें यार ये चीज़ याद रखना कि द्वितीय बल में कि जो द्वितीय नियम जो होता है उसको रियल नियम बोला जाता है और इसी से बल की गणना की जाती है। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन दिया, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और इसी के साथ यार इसमें पूछ सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो होता है मीटर पर सेकेंड। त्वरण कोई भी हो तो उसमें मीटर पर सेकेंड मार देना। इसमें एक और रिलेटेड पूछ सकता है, मंदन क्या होता है, तो मंदन याद रखना ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। अगर उसका ऐसा यूनिट बोले तो वही पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो ये होता है 1/6 गुना। मतलब अगर मान के चलो कि हमारा द्रव्यमान 60 kg है, कितना है 60 kg है, और इसी को हम क्या करेंगे कि चंद्रमा पर अगर हम तोलेंगे वहाँ पे तो पता चलेगा कि वहाँ पे 10 kg ही मिलेगा, 10 किलो ही 10 न्यूटन ही भार देखने को मिलेगा। ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरह से 10 यानी कि 10 न्यूटन आ जाएगा। ये जो कि है पृथ्वी पर कोई भी वस्तु को तोलेंगे चंद्रमा पर तो 1/6वां हिस्सा के बराबर आ जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो याद रखना यार धनुष की तानित डोरी में उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, बाकी बात जब तीर निकलता है तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जो कि ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता होगा कि ऊर्जा जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये कभी भी जो होता है सो इसको हम बदल नहीं सकते, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं। कार्य करने की दर को बोला जाता है शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, जो कि होता है पावर। P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। अगर इसका हम ऐसे यूनिट की बात करें तो ये होता है जूल पर सेकेंड या नहीं तो वाट। दो चीज़ में कोई चीज़ रह सकता है तो उसको टिक लगा देना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखो गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv²। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि वेग को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि 2 कर देंगे, इसको स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब 2 से 4 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2। यानी कि बताओ कि जब हम वेग को दुगुना करते हैं तो इस कंडीशन में 2mv² हो जाता है, और 2mv² यानी कि ये क्या हो जाता है दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है दोगुना हो जाता है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, जो कि hz से डिनोट किया जाता है। किससे करते हैं, hz से। और फिर सेकंड पता होगा, ये समय का होता है, न्यूटन बल का होता है, और मीटर जो होता है विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, ये सब का मीटर होता है। आगे है इनमें से तरंग वेग यानी कि न्यू जो है वो तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति न्यू के बीच क्या संबंध है, एन के बीच क्या संबंध है। तो ये जो है v बराबर n लैम्डा जो है ये संबंध है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो इसी के साथ देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। तो पदार्थ के लिए दो चीज़ यार निश्चित होना चाहिए, एक तो उसका आयतन होना चाहिए और उसका कुछ द्रव्यमान वगैरह होना चाहिए। तो इनमें से देखो गंध तो हो नहीं सकता, ठंडा भी नहीं हो सकता है, प्रेम और ठंडा पेय। ठंडा पेय यानी कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक हो गया, स्प्राइट वगैरह हो गया, ये इसमें मास और जो वॉल्यूम होता है वो दोनों होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठंडा पेय। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, निम्नलिखित में से द्रव में कौन निश्चित होता है। तो द्रव यानी कि तरल में जो निश्चित होता है वो होता है आयतन। देखो आकार वगैरह चेंज हो जाएगा, कोई भी जैसे दूसरा बर्तन में हम रखेंगे तो वो चेंजेस वगैरह कर लेगा, लेकिन उनका जो आयतन होता है वो निश्चित रहता है। और गैस में याद रखना आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के लिए गर्मियों में अधिक आरामदायक होता है। तो गर्मियों में तो बताओ कि गर्मियों में कौन सा कपड़ा आरामदेह होता है। तो ये है सूती कपड़ा, जो कि गर्मियों में आरामदेह होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है। तो पता चलना चाहिए यार कि एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं तत्व। यहाँ पे देखो हवा तो हो नहीं सकता, पानी और लवण नहीं हो सकता, ऑक्सीजन जो है एक तत्व है और ये एक अधातु होता है।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया निम्नलिखित में से विलियन की पहचान करें। तो इसमें से विलियन कौन है? तो इसमें से मिलियन है समुद्री जल, क्योंकि समुद्री जल में लवण पाया जाता है, यानी कि लवण NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, और वो पूर्ण रूप से घुलित होता है, इसलिए इसको हम विलियन बोलेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो टिंडल प्रभाव को दर्शाने वाला कौन होता है? दूध, जो कि टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या होती है। तो अणुओं की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, गिवन वेट अपन फॉर्मूला वेट, और फिर गुना में एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो यार कि दिया कितना है, 1.8 दिया है, तो 1.8 दिया है, तो इसको हम हल करते हैं। 1.8 दिया है, गिवन वेट कितना है, 1.8 है, फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा, मतलब जो मास वगैरह हम निकालेंगे, अगर हम, हाँ, तो ये दे के रखा है 1.8 दिया है, और यहाँ पे इसको हम जल का H2O मोलर मास निकालेंगे। तो देखो H2 है, यानी कि 2 गुना कितना हो जाएगा 1, और ऑक्सीजन का होता है 16, इस तरह से 18, 1.8 18 हो जाएगा, और गुना करेंगे कितना हम 6.022 इंटू 10 पर पावर 23, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। तो इसको अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट को हटा देंगे तो एक जीरो आ जाएगा, इस तरह से बताओ, यानी कि 10 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि बट्टा में रहता है और कोई भी चीज़ ऊपर चला जाता है तो वो माइनस में आ जाता है, और जहाँ पे गुन्ना रहता है पावर ऐड हो जाता है, तो 23 में एक चला जाएगा तो 22 बच जाएगा। इस तरह से 6.022, इस तरह से क्या आ जाएगा, आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पर पावर 22 आ जाएगा, और ये किस ऑप्शन में है, तो ये देके रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होगा। तो ये किसके, देखो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी मान दिया है, जो भी मास दिया है, और उसका मोलर द्रव्यमान होता है उसका बट्टा। तो यहाँ पे इसका मास कितना दे के रखा है, 5.85 दे के रखा है, और इसका अगर हम मास निकाले NaCl का, तो NaCl का होता है 98.5, कितना होता है, 98.5 होता है अगर हम निकालेंगे तो इस तरह से पॉइंट को उधर से उड़ा दिए, इधर से ये एक जीरो नीचे में पड़ जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, कितना इस तरह से कितना आ गया 1/10 आ गया, यानी कि 1/10 मोल किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाने वाला तत्व होता है ऑर्गन। याद रखना जो पीरियोडिक टेबल होता है वो ग्रुप नंबर 18 में जो भी है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये सब चीज सारा जो तत्व होता है, ये नहीं हीलियम से ये सब, हाँ, सारा जो तत्व होता है इसका संयोजकता 0 होता है, और और जिसका संयोजकता 0 होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसके अनुसार जेनॉन वगैरह भी हो जाता है। तो ये सब सारे तत्व जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है केनाल किरणें किसका किरण पुंज होता है। तो केनाल किरणें जो होता है वो प्रोटॉन कणों का जो किरण पुंज होता है। अल्फा कण याद रखना इसमें क्या होता है, अल्फा कण हीलियम कण का जो होता है वो परमाणु होता है, इसमें 2+ होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन है तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A = P+ में N, यानी कि प्रोटॉन संख्या प्लस में न्यूट्रॉन संख्या, दोनों को जोड़ दो, 18 17 कितना हुआ 35, तो 35 हो जाएगा सही आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। तो सोडियम जो होता है, सोडियम यानी कि Na, इसका परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो जाएगा, और 281 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है आत्महत्या का थैला कहा जाता है। तो आत्महत्या का थैला बोला जाता है लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं, लाइसोसोम की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 में है कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे है ट्रेकिड पाए जाते हैं। तो ट्रेकिड्स किस में पाए जाते हैं, ये जाइलम में पाए जाते हैं। पता होगा जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो 4 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। आगे है कि मृद उत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मृद उत्तक की कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाता है,
जो मृद उत्तक कोशिका होता है जिसको बोलते हैं बिटवीन ये पैरेनकाइमा जो बोलता है उसके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, जो कि बोलते हैं रिक्त स्थान पाया जाता है। आगे है किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय होता है, तो ये होता है संवहन उत्तक के कारण। किस उत्तक के कारण? संवहन उत्तक के कारण। इसमें पता होगा संवहन उत्तक में एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? जल का संवहन करना, और फ्लोएम का काम होता है भोजन का संवहन करना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो याद रखना यार, इस जो रक्त की प्रवृत्ति इनमें होती है असमान होती है, क्योंकि पक्षी में जो होता है वो उष्ण होता है माने कि गर्म होता है, और मेढकों में शीत होता है, ठंडा होता है। इसलिए दोनों में हम कह सकते हैं ये असमान होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32 में जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन है। तो जंतु जगत का सबसे विकसित समूह जो होता है वो होता है स्तनधारी वर्ग, जो कि बच्चा देकर के दूध पिलाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 में निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। तो पता होना चाहिए जो कछुआ जो होता है ऐसा जंतु है जिसमें कोई भी विषैले पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। आगे है निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा जो है एक ऐसा वायरस, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि निद्रा रोग को उत्पन्न करता है। आगे है मलेरिया का वाहक क्या होता है। तो मलेरिया का वाहक होता है मच्छर, जो कि पता होगा मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण मलेरिया फैलता है। आगे देखो ओजोन परत, ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाया जाता है, और ओजोन एक गैस है जिसका सूत्र जो होता है वो O3 होता है। कितना होता है? O3। ये जो होता है O3 जो होता है वो बनता है ऑक्सीजन के 2 अणु, जब ऑक्सीजन के 1 अणु से अभिक्रिया करता है तब O3 का निर्माण होता है। ठीक है। आगे देखो अतिचारण का संबंध क्या है। तो अतिचारण का संबंध है मृदा अपरदन से। अतिचारण होगा, ज़्यादा मात्रा में चराया जाएगा तो उससे पैर से जो है वो मट्टी जो है ढीला पड़ जाएगा, जिससे बहाव की बह जाएगा या फिर हवा उड़ा करके ले जाएगा, इस तरह से मृदा अपरदन हो जाएगा। आगे है पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो पौधों द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ होता है वो होता है जैव रसायन। जैसे हम यूरिया वगैरह यूज करते हैं तो वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वो संचित कर लेता है, और वही पदार्थ को बोला जाता है जैव रसायन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता। जस्ता क्या है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व। बाकी बात ये जो हो गया नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम, इसको बोला जाता है बृहद पोषक तत्व। 2 प्रकार का पोषक तत्व होता है, एक सूक्ष्म एक बृहद। बृहद में ये तीनों याद रखना, ये सब बृहद में आता है। आगे है कि एक संश्लेषित उर्वरक क्या है। तो एक संश्लेषित उर्वरक जो होता है वो यूरिया होता है संश्लेषित। बाकी बात ये कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, हरी घास हो गया, ये सब जैविक खाद का उदाहरण है जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खाद होते हैं। तो इसी के साथ हमने मॉडल सेट 1 को खत्म कर लिया। अब देखते हैं मॉडल सेट 2 को। तो देखो यार, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं। वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोला जाता है। आगे देखो इनमें से कौन सही है। तो आपको मैंने बताया कि गति का तीसरा नियम 3 गो नियम होता है। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो इसमें देखो एक जरा सा कि यहाँ पे v स्क्वायर प्लस में u स्क्वायर और 2as है। इसको अगर हम u को इधर लाएं तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला सटीक है, ये सटीक है, ये सटीक है। तो रॉन्ग कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक कार 2 आवर में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जितना भी दूरी तय करता है और उसको जितना समय लेता है डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 बट्टा में क्या कर देंगे हम 2, इस तरह से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या होती। तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान। याद रखना, जो द्रव्यमान होता है और जड़त्व होता है आपसी संबंध जो होता है डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। जब भी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा रहता है जड़त्व उसका अधिक रहता है, जिसका कम रहेगा उसका कम रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। तो पता होना चाहिए F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है ma। क्या होता है ma, जहाँ पे देखो यार मास कितना दे करके रखा है 2 और त्वरण 5 दे करके रखा है, तो इस तरह से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
आगे देखो यार 6 नंबर में दिया है रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखना रॉकेट का प्रणोदन जो होता है वो संवेग संरक्षण पर काम करता है। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का आयासाई मात्रा क्या होता है। बड़ा जी है उसका याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और छोटा जी देगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू जो हो पहले भी बताएं कितना होता है 9.8 होता है, और बड़ा जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.673 इंटू 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 8 में, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो ये होता है उत्प्लावन बल। जैसे मान के चलो कोई एक वस्तु है, अगर हम ट्राई भी करें तो जैसे एक बाल्टी है, यहाँ पे पानी भरा है, खाली बोतल को अगर हम धकेलेंगे तो जितना तेजी से हम धकेलेंगे उतना तेजी से पानी भी धकेल देगा। इसी को बोला जाता है उत्प्लावन बल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है 1/2 mv²। mgh किसका है? ये स्थितिज ऊर्जा का। fs किसका है? तो ये कार्य का है। w/t किसका है? तो ये पावर का है, यानी कि शक्ति का है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो पिंड पर किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य ही होगा। कैसे? अब देखो अभी क्या होता है कि F बराबर क्या, W बराबर कार्य बोले वर्क बराबर Fs होता है। तो जब यहाँ पे बोल दिया विस्थापन शून्य, ये 0 हो जाएगा तो F गुना 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से शून्य हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 में, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाता है 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल, इतना के बराबर होता है। तो ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ देता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में, ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों होती है। तो ये और भी दोनों हो जाएगा। अनुप्रस्थ क्या होता है? जो कि अनुप्रस्थ जो होता है ऊपर नीचे गमन करता है। अनुदैर्ध्य क्या होता है? आगे पीछे गमन करता है। सामान्य मनुष्य के कानून के लिए श्रव्यता प्रयास क्या होता है। तो 20 HZ से 20,000 HZ होता है। यहाँ पे 20 HZ से 20,000 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इस तरह से 20 HZ से 20,000 HZ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जो श्रव्य यहाँ पे जो HZ दिया है वहाँ पे 20,000 दिया है, तो यहाँ पे 20 K भी रह सकता है। तो K का मतलब समझना वो 1000 होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ के लिए मैंने कंडीशन बताया, द्रव्यमान और आयतन होना चाहिए, जो कि किस में है? तो ये हो जाएगा वायु में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। तो याद रखना गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। सबसे कम किस में होती है? ठोस में। इससे ज़्यादा किस में होता है? द्रव में। फिर इससे ज़्यादा गैस में, जो कि सबसे अधिकतम होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 में, 0 डिग्री तापमान बराबर होता है। तो पता होना चाहिए 0 डिग्री तापमान जो है इसको केल्विन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 293 केल्विन, 283 केल्विन। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं 273 को जोड़ देते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस के केल्विन में बदलेंगे तो 273 को जोड़ देंगे, और अगर हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो उस कंडीशन में घटा देते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन विलियन है। तो इनमें से बताओ विलियन कौन हो जाएगा। इनमें से विलियन हो जाएगा लवण विलियन, जो कि डायरेक्टली घुल जाएगा। साबुन विलियन ये नहीं होगा, जो घुलेगा नहीं। चौक जल भी नहीं घुलेगा। स्टार्च विलियन भी नहीं होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 में, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोर घुलाया जाए कि विलियन संतृप्त हो जाएगा। तो इसका यार ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 0.315 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसको हम ये क्या करेंगे, इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा? इतना ग्राम आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। तो इनमें से यार मिश्रण कौन हो जाएगा? ये वायु हो जाएगा मिश्रण, और ये चांदी वगैरह हाइड्रोजन हो गया, ये सब जल हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन हो गया और जल क्या हो जाएगा? ये यौगिक हो जाएगा। आगे है एवोगैड्रो संख्या क्या होता है, कितना के बराबर। तो ये होता है 6.022 इंटू 10 पर पावर 23, और इसका कोई ये क्या बोलते हैं यूनिट वगैरह नहीं होता, याद रखना। आगे है 21 नंबर में कि 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। बताओ, मोल में कन्वर्ट करने बोल दिया तो क्या करते हैं हम? मोल में कन्वर्ट करने के लिए H2O का द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मोल दिया है कितना दे के रखा है 0.5। H2O का द्रव्यमान कितना होता है 18, तो 18 × 5 = 90, 9.0, 9 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हो जाएगा।
आगे है क्वेश्चन नंबर 22 में जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। तो H2O में देखो, H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1:8, जो कि ऑप्शन नंबर में बी में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 में हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं पाया जाता है। तो याद रखना हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। अगला है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ये था नाभिक का, नाभिक यानी कि परमाणु केंद्रक का, जो कि जब अल्फा रे उसमें प्रयोग किया था तो पता चला कि 12,000 में से एक जो कण है वापस घूम के आ जाता था बीच में, तो उसको उसने नाम क्या दिया था, वो नाभिक दिया था। और नाभिक में याद रखना कि जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है उसके बीच में। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 में Cl- आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18। 18 कैसे होगी। तो देखो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, और अगर पावर में माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है तो एक जोड़ देंगे तो इस तरह से क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर प्लस रहता है तो क्या करते हैं कि हम घटा देते हैं, माइनस रहेगा तो जोड़ देना, प्लस रहेगा तो घटा देना, एक अगर प्लस रहता है तो ये हो जाता है 16। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्या होता है। तो ये होता है 2 लाख x गुना बड़ा, इतना गुना होता है। आगे है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है। तो इसमें पोषण संबंधित होता है, पता होना चाहिए। जंतु जो होता है स्वपोषण होता है, और नहीं, पादप जो होता है स्वपोषण और जंतु होता है विषम पोषण, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पादप कोशिका से वो उससे क्या होता है वो कनेक्टेड होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 में मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है स्वलेरिड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्वलेरिड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर में कोर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। तो कोर्क कोशिकाओं में पाया जाता है सुब्रीन। क्या पाया जाता है सुब्रीन, जो ये क्या बोलते हैं काट वगैरह छिलका वगैरह होता है ना, जैसे पेड़ वगैरह का, तो उसमें सुब्रीन पाया जाता है। आगे है कार्डियोप्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो कार्डियोप्लास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो उपास्थि में पाया जाता है। अगला है ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये पाया जाता है टैप वर्म में। आगे है मेढक क्या है। तो मेढक उभयचर है, जो कि जल में और फिर जमीन में दोनों जगह पे स्थल में रह सकता है। अगला है एनीलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को क्या बोलते हैं। तो एनीलिडा में उत्सर्जन तंत्र को बोलते हैं नेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं नेफ्रिडिया। अगला है एक विश्वव्यापी बीमारी क्या है। विश्वव्यापी बीमारी एड्स है, जो कि पूरे विश्व में इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन डिजीज बोलते हैं, जो कि पूरे विश्व में फैला, एक विश्वव्यापी है जो पूरे विश्व में फैल चुका है। आगे है एक संक्रामक रोग क्या है। तो इनमें से एक संक्रामक रोग क्या हो जाएगा, जो कि संक्रामक रोग जो जैसे हैजा वगैरह हो गया। हैजा क्या है, एक संक्रामक रोग है जो डायरेक्टली हम किसी के संपर्क में आते हैं ना, तो उससे वो फैल जाता है। अगला है कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है। तो इनमें से खेत जो है प्राकृतिक संपदा नहीं है, जो कि मानव निर्मित है। हम लोग क्या करते हैं, खेत को लगाते हैं। आगे है ओजोन क्या है। तो ओजोन क्या है। तो ओजोन एक गैस है जिसका सूत्र क्या होता है O3। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 में एक प्राकृतिक संपदा है। तो इनमें से देखो जल, वायु, मिट्टी क्या हो जाएगा, इनमें से सब हो जाएगा। ये सभी क्या है, प्राकृतिक संपदाएं हैं। आगे है ईडीबी क्या होता है। तो ईडीबी होता है एक धूमक। अगर इसका हम पूरा बात, अगर हम इसका फुल फॉर्म बोले तो फिर एथिलीन डाइब्रोमाइड होता है, जो कि धूमक होता है और कीटों को नियंत्रित करने वाली एक प्रणाली होती है। आगे है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। तो जस्ता है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बाकी नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, ये सब क्या होता है, ये बृहद पोषक तत्व होता है। तो इसी के साथ यार हमने मॉडल सेट 2 को भी खत्म कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट। अब चलो यार इसी के साथ देखते हैं अगला मॉडल सेट। तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है दूध क्या है। तो दूध एक होता है द्रव। क्या होता है, द्रव होता है, और इसमें टिंडल प्रभाव वगैरह भी दिखाता है। आगे है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम। और सबसे अधिकतम बोलेगा तो ठोस के कणों के बीच, उससे ज़्यादा कौन होगा, द्रव के कणों के बीच। आगे है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्योंकि क्या होता है, बर्फ जो होता है वो जल से हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है, या फिर कह सकते हो कि बर्फ का जो घनत्व होता है, बर्फ का घनत्व जल से क्या होता है, जल से कम होता है। आगे है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। कोई भी वस्तु को अगर मतलब गैस को अगर गर्म कर दें तो आयतन जो है बढ़ जाता है, क्योंकि वो फैलता है, वो ज़्यादा मात्रा में गति करने लगता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो ये सूती वस्त्र जो होता है गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है। आगे है, प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेशित ऋणावेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? इसमें कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस आवेश होता है। आगे है, परमाणु भार बराबर होता है। तो परमाणु भार जो होता है वो होता है ए बराबर ये एन प्लस पी के, यानी कि ये बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, पी प्लस एन, इसी के बराबर होता है, दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। अगला है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? तो जैसा कि हमने बताया, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहता है। आगे है, इनमें से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस नियोन है, क्योंकि इसका संयोजकता जो होता है वो 0 होता है। आगे है, किनाल किरणें किसका किरण पुंज होता है? तो किनाल किरणें प्रोटॉन का किरण पुंज होता है। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, तो इसमें याद रखना, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या समान, जबकि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल के लिए बात करें तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन ले लो, ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम होता है। आगे देखो, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो एन ये जो होगा वो 11 होता है, तो 2 8 1, ये किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 हो जाएगा सही। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? अभी बताए, ए बराबर पी प्लस एन, तो दोनों को जोड़ दो, 18 17 कितना हो जाएगा? 35, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। आगे है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट चला, विस्थापन 0 हुआ, यानी कि डिस्टेंस ही 0 हो गया, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। आगे, ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर दूरी मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है? चाल को मापता है। आगे है, 18 किलोमीटर पर आवर का वेग मीटर पर सेकंड के तुल्य होगा, तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 18 गुना क्या हो जाएगा? 1000/3600, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं 5/18, 18 18 खत्म, कितना बच जाएगा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे है, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? वेग, और ये एक सदिश राशि होता है। और अगर दिशा के बारे में जिक्र नहीं किया जाएगा तो वो चाल लगा देना। त्वरण जो होता है वो इसी में वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं। आगे है, न्यूट्रॉन किसका मात्रक होता है? तो न्यूट्रॉन बल का ऐसा ही मात्रक होता है। किसका होता है? बल का। अगला है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो पहले भी बताया मैंने, दूसरा नियम जो होता है वो बल की परिभाषा देता है, यानी कि F बराबर ma। उसमें जो होता है संवेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो आरोपित बल के होता है, इसलिए F बराबर ma की गणना भी इसी से की जाती है। आगे है, ध्वनिक तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा ठोस में पाया जाता है। और अगर तत्व में बोले तो उसमें एल्यूमिनियम लगा देना, जो कि सबसे बेसी ध्वनि की आवाज़ होती है। और ध्वनि की अगर हम चाल बताएं तो कितना होता है? 344 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि प्रकाश से बहुत ज़्यादा कम होता है। आगे है, श्रव्य ध्वनि का प्रास क्या होता है? श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है 20 Hz से 20,000 Hz, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे है, आवृत्ति n हो गया, तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो गया, और तरंग की चाल हो गया, ताल v हो गया। ये इसमें संबंध क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सही मात्रक जूल होता है, W बराबर Fs। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, या नहीं तो जूल भी होता है। आगे है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 2 में। आगे है, 4 वस्तुएं PQRS के द्रव्यमान इतना इतना है, किसका जड़त्व अधिक होगा? तो मैंने पहले भी बताया, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहता है उसका जड़त्व अधिक रहता है। तो इसमें देखो, सबसे भारी जो है वो 20 किलो वाला है। तो 20 किलो वाला कौन है? S है, तो S का जड़त्व सबसे बेसी हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सही है? तो इनमें से बताओ। हमने बताया था b² - u² बराबर क्या होता है? 2as। अब ये देखो, ये समीकरण किस में है? ये समीकरण ऑप्शन नंबर ये में है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे है, आत्महत्या का थैला कहलाता है। तो ये लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या का थैला। अगला है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने थी? रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। अच्छा, ये एक बात याद रखना कि जो ये कोशिका की खोज की थी, इसने मृत कोशिका की खोज की थी। तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहक ने। आगे है, जीन बने होते हैं। तो जीन जो होता है वो DNA का खंड होता है, जो कि गुणसूत्र में पाया जाता है। और गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है।
आगे है रंगीन प्लेस्टिड को क्या बोलते हैं, तो रंगीन प्लेस्टिड को बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अगला है रक्त क्या होता है, तो रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। अच्छा, रक्त कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, WBC, RBC, प्लेटलेट। आगे है रतौंधी कैसा रोग होता है, तो रतौंधी जो होता है वो आनुवंशिक रोग, कुपोषण से उत्पन्न विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग होता है रतौंधी। आगे है कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है, तो कॉर्क कोशिका में सेल्यूलोज पदार्थ पाया जाता है। अगला है शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है कौन, तो ये भीतरी और ये मतलब आवरण बनाते हैं या फिर रक्षा करते हैं वो एपिथेलियमी ऊतक होता है। आगे है एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी से हमें एनीमिया नामक बीमारी होती है। आगे है एक दीर्घकालिक रोग कौन हो जाएगा, दीर्घकालिक रोग जो कि लंबे समय तक रहा रहेगा तो वो जुकाम बोल सकते हैं, जिसको कोल्ड कफ बोल सकते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा, ओजोन परत की मतलब बढ़ने का संबंध क्या है, तो इससे क्या होगा, ओजोन परत की अपक्षय होगा, इसमें अपक्षय होने होगा। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, वो जैव रसायन का संश्लेषण करते हैं, जो कि पहले भी मैंने बताया है। मलेरिया वह क्या होता है, मच्छर। आगे है वे पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपनी जीवनापन विकास के लिए करता है क्या कहलाता है, तो वो प्राकृतिक संपदा है जो डायरेक्टली उसको नेचर से मिलता है। तो इस तरह से हमने एक और मॉडल सेट खत्म कर लिया। अब देखते हैं अगले मॉडल सेट को। देखो, इस मॉडल सेट में सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, तो याद रखना इनमें से सदिश राशि जो है वो चाल एक अदिश राशि होता है। आगे है अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी ग्राफ क्या होगा, तो कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा, सीधा चल रहा है तो वक्र सरल रेखा हम बोल सकते हैं, सीधा होगा उसका। आगे है ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो बताओ कार्य बराबर क्या होता है, बलगुनी विस्थापन होता है ना। बलगुनी विस्थापन किस में, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आवृत्ति का असही मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का असही मात्रक होता है हर्ट्ज। वायु में ध्वनि तरंगें क्या होती, तो ध्वनि तरंगें मतलब हम बोल सकते हैं कभी अनुप्रस्थ कभी इस तरह से हम बोल सकते हैं, ये दोनों होता है ना, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, तो कभी ये बोल सकते हैं अंशतः अनुदैर्ध्य और अंशतः अनुदैर्ध्य। आगे है आवृत्ति n हो गया, तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो गया और तरंग की चाल v हो गया। इसमें क्या संबंध है, तो ये v बराबर n लैम्डा ये संबंध होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है, 1 में। श्रव्य ध्वनि का प्रास क्या होता है, तो 20 Hz से 20,000 Hz होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार क्या होगा। एक चीज याद रखना कि 20 अगर हम केंद्र का बात बोले, अंतरिक्ष बोले तो 1/6 से गुणा कर देना, और अगर केंद्र में बोले तो उसमें आंख मूंद करके 0 लगा देना, क्योंकि केंद्र पर जो भार होता है वो 0 के बराबर होता है। दाब क्या होता है, तो दाब एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। बल दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। आगे है जड़त्व का गुण क्या होता है, जड़त्व का गुण है किसी वस्तु में होता है, गतिशील वस्तु में, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। ये जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, विरामावस्था या फिर गत्यावस्था हम कह सकते हैं, बनाए रखने में काम करता है। सो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है ठोस में, सबसे अधिक गैस में। आगे है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कितना बराबर होगा, तो 283 273 को जोड़ देंगे तो। निम्नलिखित में से कौन द्रव में कौन अनिश्चित होता है, तो द्रव में अनिश्चित क्या होता है, द्रव में अनिश्चित होता है आकार। आगे है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होगा, तो पहले भी हमने देखा था क्या होता है अनुपात वगैरह, 1:8। अगला है क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। कितना होता है 17, तो कितना हो जाएगा 287 किस में है, तो 287 है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में परमाणु संख्या यानी कि न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, वो
यानी कि न्यूट्रॉन बोल सकते हैं वो सेम वगैरह होता है ना, तो उसमें हम बोल सकते हैं इसमें परमाणु संख्या सेम होता है। तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या ये समान भौतिक गुण हो गया, समान भिन्न रासायनिक गुण या भिन्न परमाणु संख्या। समस्थानिक में देखो परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें न्यूट्रॉन जो होता है ना वो अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग निकालेंगे ना। आगे है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 और 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है यार, 35 हो जाएगा। ए बराबर पी प्लस एन, दोनों को जोड़ देने से इतना आ जाएगा। अगला है हाइड्रोजन परमाणु कौन सा का नहीं होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। केनाल किरणें किसका किरण पुंज होता है? तो ये प्रोटॉन का किरण पुंज होता है। आगे है अतिचारण का संबंध किससे है? तो मृदा अपरदन से। पृथ्वी की सतह पर जल कितना पाया जाता है? 70%। वैसे तो 75% पाया जाता है, तो जो भी ऑप्शन में मिलेगा वो टिक लगा देना। आगे है एवोगैड्रो संख्या कितना होता है? तो एवोगैड्रो संख्या होता है 6.022 गुनी 10⁻23 के बराबर। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। आगे है पेचिस रोग का कारक क्या होता है? पेचिस रोग का कारक याद रखना, ये जीवाणु होता है जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। संक्रामक रोग कौन होगा? संक्रामक रोग हैजा बोल सकते हैं, फैलेगा संक्रमण से। आत्महत्या का थैली किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। पादप के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लेज्मा झिल्ली। पादप के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को हम प्लेज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति बोलते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कितना होता है? तो 2 लाख x के बराबर होता है। कोशिका का बिजली घर किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पादप कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं? हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। आगे है वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का खोज किया था या नामकरण किया था? तो ये पुरकिंजे था। अगला है किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय होता है? तो ये संवहन ऊतक, जिसमें 2 आता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम भोजन का। ट्रेकिड क्या होता है? ट्रेकिड किस में पाया जाता है? ये जाइलम में, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। तो अस्क्लेरिड ये पाया जाता है, अस्क्लेरिड्स। जाइलम और फ्लोएम ऊतक के प्रकार होते हैं, तो ये दोनों अभी बोले संवहन ऊतक है। रंध्र की क्या कार्य होते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान करता है। अगला है वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, उसको बोलते हैं, वसा का संचय करते हैं तो उसको वसीय ऊतक बोलेंगे, जो कि फैट के रूप में जमा हो जाता है। तो इस तरह से यार हमने इस मॉडल शीट को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं अगला मॉडल शीट। तो चलो यार इसी के साथ देखते हैं अगला मॉडल शीट। तो इस मॉडल शीट में देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो इसमें देखो विस्थापन, त्वरण, वेग और दूरी, इसमें से पता होगा कि विस्थापन, त्वरण और दूरी जो होता है ये अदिश राशि है। तो वेग कौन हो जाएगा? ये सदिश राशि। इसका डेफिनेशन भी याद होगा कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। अगर इसमें किसी राशि में दिशा और परिणाम मालूम हो तो उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। आगे है वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को बोला जाता है त्वरण, जिसे ए द्वारा डिनोट करते हैं, और ये एक सदिश राशि होता है। आगे है चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका पता होना चाहिए, ये दोनों चीज सिमिलर है। चाल और वेग जो होता है इसका दोनों का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। बट इसमें डिफरेंस वगैरह ये होता है कि चाल जो होता है एक अदिश राशि होता है, जबकि वेग क्या होता है? सदिश राशि। आगे है ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर दूरी को मापता है। क्या मापता है? दूरी को। और चाल जो मापने वाला को क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। अगला है 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा? तो इसको अगर हम बदलना चाहे 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो हो जाएगा 20 गुना 18/5 कर देंगे। 5 से इसको काट देंगे, 4 आ जाएगा। 18 चौका हो गया 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यार अगला क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? तो देखो यहाँ पे दूरी दे करके रखा है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय हमको पता है। समय तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, v बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2as। यहाँ पे देखो v यानी कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 36। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? 36 गुना हो जाएगा 5/18। तो इस तरह से ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा।
इधर u इधर कितना आ जाएगा, ये आधा है तो यानी कि ये आया था, ये 10 आया तो ये 5 आएगा, और फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 बराबर में हो जाएगा 2a निकालना है हमको। ये दिया है 15 दिया, 15 से अब इधर घटा देंगे। यहाँ पे देखो इधर हम अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से इसको घटाने पर 100 में से 25 चला जाएगा तो 75 आ जाएगा, 15 25 75 हो जाएगा, यानी कि 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2 काटेंगे 2.5 आएगा, और 2.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये में, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है। अब ये बताओ कि F बराबर क्या होता है, F बराबर m ये होता है। तो 1 किलो हो गया और 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि 1 किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये किस में, ऑप्शन नंबर ये में, तो सही हो जाएगा। आगे है 3 पिंड है ABC के द्रव्यमान क्रमशः जो है वो 5 kg है, और फिर उसके बाद 10 kg है, तो इसमें किसका जड़त्व सबसे कम है। तो ये बताओ, जड़त्व के बारे में हमने बताया था, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व सबसे कम होता है। तो यहाँ पे 2 kg का द्रव्यमान जो है वो सबसे कम है, तो बी जो हो जाएगा वो बी क्या हो जाएगा, इसका जड़त्व सबसे कम है। आगे है 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा, 1 है तो दोनों क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है, तो जड़त्व की परिभाषा मिलता है। अगला है कि न्यूटन गति के कौन से नियम से बल का सूत्र निकलता है, तो ये दूसरा नियम से निकलता है। जी का मान क्या होता है, तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे है 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा। भार के बारे में पूछा है, जी कितना लेना है, जी लेना है 10 लेना है, तो 60 चंद्रमा पर भार बोला है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ, ये क्या बोलते हैं, एफ बराबर एम ये होता है ना, तो एफ बराबर वेट बराबर भी एम ये हो जाएगा। ठीक, एम ये हो जाएगा। तो एम कितना है, यहाँ पे 60 दिया है, और यहाँ पे ए कितना रख देंगे 10, तो इस तरह से कितना आ जाएगा 600 न्यूटन। कितना आ जाएगा 600 न्यूटन। आगे है शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ की कणों के कौन से गुण। देखो मिलने का मेन रीज़न क्या है, जो हम घोलते हैं चीनी को घोले शरबत वगैरह बनाते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है। घुलने का मेन रीज़न क्या होता है, उसमें रिक्त स्थान होता है। कुछ देर के बाद देखोगे कि वो घुलना बंद हो जाता है, इस तरह से हम कह सकते हैं वो रिक्त स्थान जब पूरा हो जाता है तो फिर नहीं घुलता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, तो इनमें से पदार्थ कौन होगा, शीतल पेय हो जाएगा जो कि ठंडा, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह। जो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, दो विभिन्न पदार्थों के स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विषण। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं, घनत्व बोला जाता है। आगे है 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 18 ग्राम जल का निर्माण बनता है, तो यह गति के यह किस नियम को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। H2O अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है, सो बोलो। यहाँ पे H2 होता है, प्लस में क्या होता है O2 होता है, ये क्या बन जाता है H2O बन जाता है। तो अगर ये यहाँ पे 2 दिया है, ये 16 दिया है, ये 18 दिया, देखो दोनों साइड जोड़ करके 18 आया, 18 आया। इसका कहने का मतलब ये स्थिर अनुपात, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का अनुपालन कर रहा है। आगे है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है, तो यह किस नियम को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है स्थिर अनुपात के नियम को। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं, तो ये नैनोमीटर में मापा जाता है। और द्रव्यमान को किस में नापते हैं, तो AMU में मापते हैं, या ये MU एटॉमिक मास यूनिट में या फिर यूनिट में मापते हैं। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला कण कौन होता है, अणु होता है। और अविभाज्य कण बोलेगा तो फिर परमाणु। अगला है परमाणु, जल की परमाणुकता कितनी होती है। अब देखो H2O जो होता है इसमें कितना परमाणु होता है, 2 गो हाइड्रोजन का, 1 गो ऑक्सीजन का, 3 गो, तो 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणु संख्या 5 है, तो इनमें से किसका 5 होगा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम हो गया, कार्बन 2 हो गया, और O3 कितना हो गया 3, 1 4, 1 5 हो जाएगा। तो CaCO3 किस में है, तो C नंबर C हो जाएगा, कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसमें दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र निकालेंगे CaOH। कैल्शियम का संयुक्ता 2, हाइड्रोक्साइड का 1,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया CaOH का होल 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किसी नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल का पहले सूत्र क्या होता है, सो बताओ। NHNO3, क्या होता है HNO3 1, और इसका नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, और फिर इसको अगर हम गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 3 48, 48 हो गया, 8 4 12 1 3 63, कितना आ गया 63, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ल्यू होनक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने न्यू कोशिका माने कि मृत कोशिका की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? तो इनमें से एक कोशिकीय जीव जो है वो पैरामीशियम है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति। अगला है कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। आगे है कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस नहीं, अल्प परासरण बोल सकते हैं इसको। परासरण विधि द्वारा वो आगे मतलब आर पार होता है। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो ये होती है गुणसूत्र में। गुणसूत्र में DNA वगैरह पाया जाता है ना, ये कहाँ पाया जाता है? तो फिर केंद्रक में। लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम बनाने वाला होता है गोल्जी का, गोल्जी उपकरण जिसको बोलते हैं। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोला जाता है। तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभज्योतक उत्तक पाया जाता है, जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है। आगे है पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन करता है? तो भोजन का संवहन फ्लोएम करता है, जल का बोलेगा तो फिर जाइलम करता है। आगे है अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली संरचना क्या होती है? अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है, उसको बोलते हैं टेंडन। नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो नारियल के रेशे में स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। आगे है अस्थि एक उत्तक है, तो अस्थि जो होता है एक संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? एक संयोजी उत्तक। इसी के साथ यार हमने इस मॉडल सेट को भी खत्म कर लिया। अब देखते हैं अगला मॉडल सेट। अब देखो इस मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगातार तय की गई दूरी को मापता है, उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। स्पीड को स्पीडोमीटर। सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है? सरल रेखीय गति सीधा चलने वाला सड़क पर कार की गति हो गया। इकाई समय में निश्चित समय तय की दूरी को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं, ये क्योंकि ये सदिश राशि है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? धनात्मक। असमान की गति में क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। जब कुछ नहीं चलेगा तो उस टाइम शून्य हो जाएगा। संवेग कैसी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। आगे है सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। विरामावस्था या फिर गत्यात्मक अवस्था को विरोध करती है सो। संवेग का सही मात्रक क्या होता है? P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर होता है mv, यानी कि ये हो जाएगा kg, और ये मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड किस में है? तो kg में मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 और 34 है, क्या है इसका मतलब? क्या पता चल रहा है? जो B का द्रव्यमान है वो A से कम है, A से अधिक होगा। आगे है न्यूटन का कौन सा गति का नियम वास्तविक नियम कहलाता है? तो वास्तविक नियम जो होता है वो कौन होता है? द्वितीय नियम होता है, क्योंकि इससे बल की गणना होती है, बल की गणना। आगे है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 इसका मान होता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, जो एक ग्रह को दूसरे ग्रह से बांधे रखने का काम करता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो बड़ा जी का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे है यदि किसी वस्तु के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अब देखो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है कि F बराबर होता है Gmm/r², Gmm/r²। ठीक, तो इसमें बोला है कि बीच की दूरी को आधा कर दें, आधा कर दें। तो इसको अगर हम आधा कर देंगे 1 का स्क्वायर तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब बताओ जब 2 ऊपर चला जाएगा 2 गुना बढ़ जाएगा ना, तो 2 गुना बढ़ जाएगा। आगे है द्रव्यमान का मान सही जगह होता है, सभी जगह क्या होता है? ये समान। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, लेकिन भार जो होता है जब अंतरिक्ष में ले जाया जाता है चंद्रमा पर तो चेंज हो जाता है, 1/6 भाग का होता है। यहाँ पे देखो इसमें दिया है कि दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था को दर्शाया गया, तो यहाँ पे दर्शाया गया ठोस अवस्था को। अगला है अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे कौन सा गुण का पता चलता है? ये पदार्थ के कण जो होता है वो निरंतर गतिशील होते हैं।
आगे है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? तो विसरण की गति तेज किस में होगी? ऑक्सीजन में, क्योंकि ये एक गैस है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है संलग्न की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? संलग्न की गुप्त ऊष्मा। अगर यहाँ पे गलनांक के जगह पर क्वथनांक रहता है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आगे है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये होता है ऊर्ध्वपातन, जो कि कपूर वगैरह में देखने को मिलता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अगला है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित करना क्या होता है? ये वाष्पीकरण कहलाता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन से। अगर पूरा देगा तो याद रखना 273.16 केल्विन होता है। अगला देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्रव्यमान संरक्षण का नियम का व्याख्या करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का व्याख्या कौन करता है कि जो दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। आगे है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। अगला है किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला होता है अणु। कौन होता है? वो हो जाता है अणु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है निम्नलिखित में से कौन यौगिक चतुर परमाणु है? देखो इसमें 4 परमाणु किसमें है? इसमें नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4 परमाणु, ये हो जाएगा। आगे है 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं? गिवन जो रहता है 100 और फिर जो उसका मोलर मास निकाल लेंगे। तो 36 दिया है और जल का मोलर मास कितना होता है? 18 काट दो, कितना आया? 2 मोल किस में? ऑप्शन नंबर ये में है। आगे है कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? निकाल लो। नाइट्रोजन का अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे तो फिर नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का हो जाता है 14, और 14 गुना क्या करेंगे? 14 गुना हम 5 कर देंगे। 14 5 कितना हो गया? 70, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। कोशिका का बिजली घर किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो याद रखना डीएनए और राइबोसोम जो होता है वो कोशिकांग का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो अंतर्द्रव्यी जालिका होता है वो इसका डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या होता है? बैक्टीरिया। अगला है झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया होती है अंतर्द्रव्यी जालिका में। अगला है अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 गो होता है। मतलब जो एक जो कोशिका हो गया वो 2 भाग में पहले बटेगा और फिर 2 भाग में, ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के इस तरह से हम कह सकते हैं 4 भाग में। एक समसूत्री होता है जो कि 2 भाग में विभाजित होता है। आगे है एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 18 ही होगी, क्योंकि गुणसूत्र थोड़ी चेंज होगा। अगला है पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो ये करता है जल और खनिज लवण का जाइलम, और भोजन का बोलेगा तो फिर फ्लोएम हो जाएगा। रक्त क्या होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। अस्थि मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या होती है? अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन। अगला है पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। आगे है किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है? तो यह विभज्योतक उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। देखो अस्थायी उत्तक जब डिवाइड हो जाता है तब विभज्योतक उत्तक बनाता है। अगला है मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है? तो ये होता है एपिडर्मल, जो कि एपिथेलियमी उत्तक का बना होता है। तो इसी के साथ यार हमने इस मॉडल सेट को भी खत्म कर लिया। अब देखते हैं अगला मॉडल सेट, जो कि सबसे लास्ट मॉडल सेट रहने वाला है। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक समान होता है? तो चाल और वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो समान होता है, क्योंकि दोनों का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड ही होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस में। अगला है 2 नंबर में निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं वेग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। स्वचालित वाहनों में यंत्र लगा होता है, तय की गई दूरी मापता है, क्या होगा? ओडोमीटर। अगला है आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो वेग आधा हो जाए तो पिंड रैखिक संवेग क्या होगा? अब देखो P बराबर क्या होता है? फॉर्मूला P बराबर mv होता है। P बराबर mv,
ठीक है। तो इसमें बोला द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए, 2m कर देते हैं और वेग को आधा कर देते हैं, यानी v/2 कर देते हैं। ठीक है, v/2 कर दिया, 2 खत्म हो गया, mv यानी कि वही रहा ना, तो ये वही रहेगा। अगला है, यदि दो वस्तु a और b के द्रव्यमान 6 और 36 हो तो 34 हो, तो इसका मतलब क्या है, b का जड़त्व a से क्या है, अधिक है। अगला है, न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, तो पहला नियम को बोलते हैं। आगे है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर, और नियम बोलेगा तो फिर तीसरा नियम न्यूटन के। आगे है, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा, तो चंद्रमा पर 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है ना, तो 1/6 गुना कितना कर देंगे, 60, इस तरह से कितना आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखो, दूरी को अगर हम आधा कर दें तो डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm/m/r²। ठीक है, तो यहाँ पे r का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं, आधा को आधा कर दे 2 दूनी 4, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना होगा। आगे है, क्वेश्चन नंबर 11 में, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, तो ध्वनि जो होता है ठोस, द्रव, गैस, तीनों में गमन करता है, सबसे ज़्यादा ठोस में गमन करता है, फिर तरल में, फिर गैस में, और अगर देगा तत्व में तो एल्यूमिनियम याद रखना, इसमें सबसे बेसी ध्वनि गमन करता है, माध्यम मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो वायु में ध्वनि तरंगे जो होती है वो हम बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग हम बोल सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। आगे है, मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा क्या होती, तो ऊपरी आवृत्ति 20 Hz होता है ना, 20 किलो Hz हम पहले भी बताए थे, 20 से क्या होता है, 20 Hz, 20 किलो Hz। तो ये लास्ट वाला पूछा है, तो लास्ट वाला कौन हो जाएगा, ये। अगला है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो ये विसरण प्रक्रिया कहलाती है। आगे है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, तो गैस को सबसे अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस दिया था, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, तो इनमें से यौगिक कौन है, जो पीतल जो है वो यौगिक है, जो पीतल यौगिक किसका है, तो ये जिंक और कॉपर यौगिक का है, जिंक और कॉपर का है, नहीं ये मिश्रण है। इसमें देखो, हाँ यौगिक दिया है ना, हाँ ठीक, यौगिक दिया है, तो यहाँ पे देखो यौगिक दिया है, तो यौगिक किसका हो जाएगा, जल। यौगिक क्या होगा, जल, जिसका सूत्र होता है H2O। अगर यहाँ मिश्र धातु बोलता है तो पीतल होता है, और पीतल किसका मिश्र धातु होता है, जिंक और कॉपर का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना हो गया, एक बार जो प्रोसेस हो जाए फिर उसको दोहराया ना जा सके उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, और जिसको फिर से दोहरा सकते हैं उसको भौतिक परिवर्तन। आगे है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, देखो सोडियम Na ऑक्सीजन O, इसका संयुक्ता एक ऑक्सीजन का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, N2O, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, 26 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं, तो 18, 36, ये 36 है तो यहाँ 36 दिया है, तो 36/18 काट दो, कितना आया, 2 आया। तो इस कंडीशन में देखो 2 कितना है, बी नंबर में, बी हो जाएगा। आगे C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, मोलर द्रव्यमान निकालो। C का कितना होता है, 12, 2 प्लस में हाइड्रोजन का 1, 2, 12 दूनी 24 प्लस में 2 कितना आ गया, 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी J.J. थॉमसन ने। आगे है, क्वेश्चन नंबर 24 में, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, तो परमाणु संख्या याद रखना कि जो न्यूट्रॉन संख्या होता है वो उस परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो यहाँ पे 12 दिया है, ये 12 दे करके रखा है, तो इस देखो ये तो एक तत्व में 12 इलेक्ट्रॉन है तो और तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, तो ये देखो कि न्यूट्रॉन संख्या जो दिया है 12 दिया है, तो वो जो होता है परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो ये 12 हो जाएगा। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन समान नहीं होते हैं, तो इसमें देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं।
क्योंकि दो अलग अलग चीज़ होता है ये। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण होते हैं, तो एक कोशिक जीव कौन हो जाएगा, यहाँ अमीबा हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम का निर्माण करता है गोल्जी उपकरण। कौन करता है, गोल्जी उपकरण। अगला है कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये होता है प्रसरण प्रक्रिया द्वारा। पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो शीर्षास्थ विभज्योतक उत्तक पाया जाता है, जो कि विभज्योतक उत्तक हो गया। रक्त के तरल आधात्री को क्या बोलते हैं, तरल आधात्री को बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि उसके ऊपर तैरते रहता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये दुग्ध उत्पादन से, दूध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल, रबी फसल किसको बोलते हैं, जो कि वर्षा ऋतु में नहीं शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु में क्या उगाते हैं, धान, मक्का हो गया, अरहर, चना हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है, तो वो हम विशेष रूप से देखते हैं उसके जनन करने की प्रक्रिया। पादप वर्ग उभयचर किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है ब्रायोफाइटा वर्ग को उभयचर, जो कि जमीन में और पानी में दोनों जगह रह सकता है। व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है, तो ये एक स्तनपायी है, स्तनपायी एक मछली है। वैश्विक उष्णन के लिए कौन गैस उत्तरदायी होता है, वैश्विक उष्णन के लिए जो गैस होता है उत्तरदायी होता है, वैश्विक उष्णन के लिए जो गैस उत्तरदायी होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा, तो जल प्रदूषण से कौन सा प्रभाव नहीं होगा, जल में ऑक्सीजन की कमी और फेफड़े संबंधी रोग या हैजा, तो इसको हम बोल सकते हैं जल में ऑक्सीजन की कमी, हम बोल सकते हैं कि इससे प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है, तो यहाँ पे असंक्रामक रोग रतौंधी जो होता है वो एक असंक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है, तो दीर्घकालिक रोग के उदाहरण हो गया खांसी जुकाम। आगे है जीवाणु निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं, तो जीवाणु निम्नलिखित में से मोनेरा वर्ग में आते हैं। तो इस तरह से हमने एक एक करके सारे मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लो, और अगर लगता है कि धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ तो 2x की स्पीड में देख लो, सारे क्वेश्चन को एक बार कर लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैच कर जाएगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।